बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से श्रीलंका के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। आर्थिक संकट दिन ब दिन गहराता जा रहा है। यहाँ तक कि जीवन रक्षक आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। एक ऐसी परिस्थिति निर्मित हो गई है कि एक तरफ तो विदेशी कर्ज के बोझ तले दब चुका है पूरी तरह से श्रीलंका, दूसरी ओर विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम होते जा रहे हैं, कहे तो समाप्त हो चुके हैं। ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे देखें कि विदेशी मुद्रा भंडार की अगर हम बात कर रहे हैं, इसके पहले की स्थिति को हम जाने तो आज से महज 3 साल पहले विदेशी मुद्रा भंडार श्रीलंका के पास लगभग $7.5 बिलियन था, जो कि गिरती हुई अर्थव्यवस्था के कारण लगातार घटता गया और एक परिस्थिति ऐसी आई जब जुलाई 2021 में ये लगभग $2.8 बिलियन तक सिमट कर रह गया। लगातार इस गिरावट के चलते आज जो श्रीलंका की स्थिति है वो हम सबके सामने है। बात करें अगर यहाँ पर श्रीलंका के विदेशी कर्ज की, तो अब उसकी स्थिति नहीं बची है कि वो किसी प्रकार के विदेशी कर्ज या उसकी किस्तों को चुका पाए। इसका कारण ये है कि श्रीलंका में रुपए की वैल्यू जो है, श्रीलंकाई जो करेंसी है उसकी जो वैल्यू है वो कम हो गई। इस पूरे टॉपिक में हमको 2 वाक्य जो देखने को मिले उन पे हम एक नज़र डालें, उन पे फोकस करें। एक तो हमने देखा कि विदेशी मुद्रा भंडार लगभग पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। दूसरी, उस देश की करेंसी की वैल्यू जो है वो कम हो गई है। इन दोनों को अगर हम अलग अलग विश्लेषणात्मक रूप से इनका अध्ययन करें, इनको समझें, तो शायद हम और अच्छे से समझ पाएंगे कि श्रीलंका के ऐसे हालात के कारण क्या हैं। और ये जो 2 परिस्थितियां जिन पर हम बात करने जा रहे हैं वो किसी देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है या इनका अनुपात गड़बड़ा जाना कितना घातक हो सकता है। सबसे पहले हम बात करें विदेशी मुद्रा भंडार की, यानी कि किसी भी देश के पास उस देश के अतिरिक्त अन्य देशों की जो मुद्राएं होती हैं उनका जो भंडार होता है वो है विदेशी मुद्रा भंडार। हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत पढ़ा कि हम आयात और निर्यात का व्यापार करते हैं अपने देश से। हम अपने ज़रूरत की वस्तुओं को विदेशों से मंगाते हैं और हमारे पास जो अतिरिक्त वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन हमारे यहाँ अच्छा खासा होता है उनको हम विदेशों में निर्यात कर देते हैं। बात जब हम आयात की करते हैं तो जब हमको किसी दूसरे देश से माल खरीदना होता है तो हमको उनके देश की करेंसी में ही उनको भुगतान करना होता है। लेकिन फिर भी जबकि हम बार बार रुपए की तुलना डॉलर से कर रहे हैं, तो डॉलर के बारे में हम ये जान लें कि डॉलर के बारे में अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवहार में डॉलर जो है इसको वैश्विक करेंसी का रुतबा प्राप्त है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विश्व के अधिकांश देश अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, अपने आयात निर्यात में डॉलर का प्रयोग करते हैं। आप देखते होंगे, कई बार न्यूज़ में भी सुनते होंगे कि रुपए जो है उसकी वैल्यू गिर गई, भारतीय रुपए की वैल्यू गिरती जा रही है। तो गिरती जा रही है किससे हम कंपेयर करते हैं? डॉलर से कंपेयर करते हैं। डॉलर क्योंकि वैश्विक करेंसी है, ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर के द्वारा होता है। किस तरह से रुपए गिरता है, घटता है, बढ़ता है, इसको हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे थे यहाँ पर विदेशी मुद्रा भंडार की। तो जब हम किसी देश से वस्तु आयात करते हैं तो हमको उस देश की मुद्रा में उसको उस आयातित वस्तु का मूल्य चुकाना होता है। हमको डॉलर में उस वस्तु का मूल्य चुकाना होता है। दूसरा, जब हम किसी दूसरे देश को वस्तु का निर्यात करते हैं, बेचते हैं, तो हमको उस देश की मुद्रा प्राप्त होती है डॉलर के रूप में या उस देश की करेंसी के रूप में हमको विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इसी को हम जो कलेक्ट करके रखते हैं, अपने भंडार में रखते हैं, यही जो हमारी राशि होती है, विदेशी मुद्रा जो होती है, यही विदेशी मुद्रा का भंडार कहलाती है।
इसका संतुलन बना रहना बहुत जरूरी होता है। कई बार क्या होता है कि आयात बहुत अधिक हो जाता है और निर्यात हो जाता है कम। आवश्यकता की वस्तुओं का तो हम अपने देश में आयात करते हैं, लेकिन कई बार हम अनावश्यक वस्तुओं का बहुत ज़्यादा आयात करते हैं। कई बार हम जिन वस्तुओं का निर्यात करना चाहिए उनको रोक देते हैं। ऐसी कंडीशन में जब हम लगातार विदेशी वस्तुओं का आयात करते रहते हैं तो लगातार हमारे विदेशी भंडार से, विदेशी मुद्रा भंडार से विदेशी मुद्राएं विदेशों में जाते रहती हैं और वो मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार कम होता जाता है। लेकिन जब हम निर्यात करते हैं तो विदेशी मुद्रा हमारे पास आती है। ऐसे कंडीशन में जब आयात बहुत अधिक हो जाता है और निर्यात बहुत कम हो जाता है तो क्या होता है, जितनी विदेशी मुद्रा हमारे पास आती है उससे कहीं ज़्यादा विदेशी मुद्रा हम आयात करने में खर्च कर देते हैं। यहाँ पर संतुलन गड़बड़ा जाता है। यहाँ पर हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कम होता जाता है। लगभग यही स्थिति श्रीलंका की थी, लगातार कई लंबे समय तक बनी रही और आज विदेशी मुद्रा भंडार की समाप्ति की ये स्थिति शायद श्रीलंका को इस पायदान पर लाकर छोड़ चुकी है। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पर रुपए की वैल्यू का गिरना। अक्सर हम टीवी न्यूज़ चैनल में सुनते होंगे कि रुपए में गिरावट आई, रुपए में भारी गिरावट आई, रुपए की वैल्यू कम हो गई। रुपए की तुलना हम डॉलर से करते हैं। अभी हम देखते होंगे कि लगभग हमारे इंडिया का जो रुपए है, करेंसी हमारे यहाँ रुपए है और अमेरिकन जो करेंसी है वो डॉलर है। रुपए की तुलना जब हम डॉलर से करते हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार रुपए की वैल्यू डॉलर की तुलना में घटती है या बढ़ती है। एक उदाहरण के लिए हम बात करते हैं, आज अमेरिका का जो $1 है वो भारत के लगभग 80 रुपए के बराबर है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार डॉलर को हम कंपेयर करते हैं रुपए से। कई बार जब हम देखते हैं कि अमेरिकन डॉलर यानी $1 की जो वैल्यू है वो भारत के 60 रुपए के बराबर हो गई, तो हम ये मानते हैं कि बढ़त आई, हमको $1 के बदले कम रुपए देना पड़ रहा है। फिर हम बात करते हैं कि अब ये स्थिति है कि अमेरिकन $1 जो है उसकी वैल्यू जो है वो भारत के 82 रुपए के बराबर हो गई। यानी फिर से हम देख रहे हैं कि डॉलर की वैल्यू बढ़ गई और $1 के बदले हमको 82 रुपए देने पड़ रहे हैं, पहले 60 रुपए देने पड़ रहे थे। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ समझना चाह रहे हैं कि किस प्रकार हम देखते हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपए की जो वैल्यू है वो बढ़ती या घटती रहती है। लगभग यही स्थिति होती है जब भुगतान संतुलन की जो स्थितियां होती है वो प्रतिकूल होने लगती हैं। विदेशी मुद्रा भंडार जब घटने लगता है और आयात जो है वो बढ़ने लगता है, जबकि निर्यात उस स्पीड में नहीं बढ़ पाता कि वो भुगतान संतुलन की एक अनुकूल स्थिति को निर्मित कर सके। इसी क्रम में हम इसको एक एग्जाम्पल से देखें तो हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जितने भी कारोबार होते हैं लगभग उन सब कारोबार के लिए हम डॉलर को यूज़ करते हैं। बात करें यहाँ पर अगर हम अपने देश के संबंध में तो हम ज़्यादातर जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, बहुत सारे खाद्य पदार्थ है, हालांकि अच्छा प्रोडक्शन हमारे देश में भी होता है लेकिन फिर भी हम ब्रांडेड चीज़ों के पीछे भागने का एक हमारा फैशन है, तो बहुत सारे खाद्य पदार्थ भी हम अन्य देशों से आयात करते हैं। साथ ही साथ हम देखें तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक आइटम, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हम दूसरे देशों से आयात करते हैं। यहाँ एक बात ये देखने को मिलती है कि जब भी हम आयात करते हैं तो हमको तो बहुत ज़्यादा डॉलर उनको देना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर अगर इसी तरह से हम आयात करते रहे और डॉलर खर्च करते रहे तो विदेशी मुद्रा भंडार जो होता है वो हमारा धीरे धीरे घटने लगता है। अगर इस पूरी प्रक्रिया को एक एग्जाम्पल से हम समझें तो शायद हम इसको बेहतर समझ सकें। मान लीजिए हमने अमेरिका से कुछ कारोबार किया और हमारे पास जो अमेरिकन डॉलर है वो है लगभग यहाँ पर $1000
और अमेरिका के पास हमारे देश की जो करेंसी है वो है 80,000 रुपीज़। अब इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि $1 की वैल्यू है 80 रुपये। और अब अगर दोनों के पास देखा जाए तो फिलहाल बराबर रकम है हमारे पास, चाहे हम उसको $1,000 बोले या अमेरिका उसको 80,000 रुपीज़ बोले, वैल्यू दोनों की बराबर ही दिख रही है। अब मान लो हमें अमेरिका से कोई ज़रूरी सामान आयात करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, तो हम उस आयात किए गए सामान के बदले में उसको देंगे डॉलर। यहाँ पर हम देखते हैं कि मान लो हमारी करेंसी के हिसाब से हमने लगभग 8,000 रुपये की वैल्यू की हमने सामान वहाँ से खरीदा, तो हम उसको कितने डॉलर देंगे? यहाँ हम उसको $100 देंगे। ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो $1,000 थे उसमें से $100 निकल गए, $900 बचे। अमेरिका के पास ऑलरेडी जो हमारे पैसे थे वो और बढ़ गए, यानी जैसे जैसे हम आयात करते गए वैसे वैसे हमारे विदेशी मुद्रा भंडार तो कम होते गए, लेकिन जिन देशों से हमने आयात किया उनके विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ते गए। अब इसी अनुपात में अगर हम निर्यात भी कर लें तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इस अनुपात में हम निर्यात ना कर पाएँ तो कहीं ना कहीं विदेशी मुद्रा भंडार कम होता चला जाता है, आयात बढ़ते चले जाए और निर्यात घटता चला जाए, तो यही जो स्थिति है ये भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को जन्म देती है। इस पूरे अध्याय में हम भुगतान संतुलन के बारे में ही जानेंगे। हमने देखा कि किस प्रकार भुगतान संतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है, आयात और निर्यात व्यापार का, विदेशी मुद्रा और देश की करेंसी का किस प्रकार भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यहाँ हम देखते हैं कि जब हम गिरावट की बात करते हैं, रुपए के स्तर में गिरावट की बात करते हैं, तो भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है इनका क्या असर देश पर पड़ता है। सबसे पहली बात तो हम ये जान लें कि भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 80% जो पेट्रोलियम उत्पाद है वो अन्य देशों से प्राप्त करता है। अब ऐसी कंडीशन में अगर रुपए में गिरावट आती है, रुपए में गिरावट के लिए हमने एग्जाम्पल देखा कि डॉलर की तुलना में हमारा जो रुपए है उसकी जो वैल्यू है वो घटती चली जाती है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि रुपए की स्थिति में गिरावट आते आते जो पेट्रोलियम उत्पादों का आयात होता है वो फिर महंगा होने लगता है। धीरे धीरे हमको ज़्यादा विदेशी मुद्रा देनी पड़ती है और पेट्रोलियम उत्पाद का आयात महंगा होता जाता है, और यही कारण है कि पेट्रोल और डीजल इस तरह के जो उत्पाद हैं उनका मूल्य जो है वो लगातार बढ़ता जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अगर इस तरह के व्यापार की बात करते हैं तो ये तो कोई छोटी मोटी बात हज़ार या लाखों रुपए में होती नहीं है। इसका सीधा सीधा असर हम देखते हैं कि एक अनुमान के अनुसार हम देखते हैं कि डॉलर के भाव में अगर ₹1 की भी वृद्धि होती है तो पेट्रोलियम उत्पाद जो होते हैं उन पर लगभग 8,000 करोड़ रुपए का बोझ एक्स्ट्रा पड़ जाता है। और इसी बढ़ते हुए बोझ को पूरा करने के लिए जो पेट्रोलियम व्यापार के अंतर्गत जो उद्योग आते हैं, क्षेत्र आते हैं, वो अपने प्रोडक्शन, वो अपने जो भी पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं उनका रेट बढ़ा देते हैं। आप देखते होंगे कि समय समय पर पेट्रोल का जो रेट होता है वो फ्लैक्चुएट होता रहता है, बढ़ते रहता है या बहुत थोड़ी सी मात्रा में घटते रहता है। ये सारा का सारा जो व्यापार है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ये कनेक्ट होता है। इनका पूरा का पूरा सीधा का सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मुद्रा के मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है। एक अनुमान से हम ये भी देखते हैं कि अगर पेट्रोल की कीमत में 10% वृद्धि हो जाती है तो महंगाई पर उसका असर लगभग 0.8% तो पड़ता ही है। क्या कारण है इसका? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो परिवर्तन आया उसका सीधा सीधा असर कहीं ना कहीं एक सामान्य आदमी के जेब पर भी पड़ता है। हालांकि पेट्रोलियम का आयात निर्यात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र की चीज़ है,
लेकिन हम जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं पेट्रोल और डीजल से संबंधित उत्पादों पर निर्भर करते हैं। बात करें अगर हम परिवहन की, जिनमें हम पेट्रोल और डीजल का उपयोग करते हैं, तो इन्हीं परिवहन माध्यमों से हम उन उत्पादों को अपने राज्य तक ला पाते हैं जिनका उत्पादन हमारे राज्य में नहीं होता है, हमारे क्षेत्र में नहीं होता है। पेट्रोलियम के बढ़ते हुए रेट इन उत्पादों के मूल्य में जुड़ जाते हैं। आप देखते होंगे कि जैसे ही पेट्रोल या डीजल का मूल्य बढ़ता है, आप जिन खाद्य पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं उनका मूल्य बढ़ जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में होने वाले इस फ्लैक्चुएशन का सीधा असर क्योंकि जनता के जेब पर पड़ता है, इसलिए कहीं ना कहीं एक अच्छा जीवन स्तर देने के लिए, देश की स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए, राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति को मजबूत बनाए रखने के लिए भुगतान संतुलन बहुत जरूरी है। अब भुगतान संतुलन इतना ही महत्वपूर्ण है, जैसे हमने देखा कि विदेशी मुद्रा भंडार के कारण श्रीलंका की स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई। कहीं ना कहीं ये भुगतान संतुलन भी कारण बना श्रीलंका की ऐसी स्थिति का। आइए एक नज़र डालें कि कौन कौन से ऐसे कारण थे जिसने श्रीलंका को इस पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है कोरोना। न केवल श्रीलंका बल्कि विश्व के बहुत से देश इससे प्रभावित हुए। श्रीलंका की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो हम ये जान लें कि श्रीलंका का जो पर्यटन है वो उसके जीडीपी में लगभग 10% से ज़्यादा का योगदान देता था। अब क्योंकि कोरोना एक संक्रामक महामारी थी, ऐसी कंडीशन में सभी देशों ने, लगभग विश्व के सभी देशों ने एडवाइजरी जारी की कि कोई भी यात्रा न करे, ट्रैवलिंग ना करे, पर्यटन ना करे। ऐसी कंडीशन में लोगों ने श्रीलंका आना जाना बंद कर दिया, छोड़ दिया। कोई कहीं भी नहीं जा रहा था, श्रीलंका जाने का भी प्रश्न नहीं उठता था। यहाँ से श्रीलंका के पर्यटन के क्षेत्र में जो ग्रोथ हो रही थी, जो पर्यटन के बेस पे वो जो इनकम प्राप्त कर रहा था, कहीं ना कहीं उसमें लगातार गिरावट होती रही। बात अगर हम करें जीडीपी की तो एग्रीकल्चर के बाद पर्यटन ही श्रीलंका के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता था। और अब जबकि पर्यटन की स्थिति लगभग सभी देशों के साथ साथ श्रीलंका की भी बिगड़ चुकी थी, तो एक तो इस कोरोना महामारी के कारण श्रीलंका की स्थिति, पर्यटन की स्थिति खराब होती गई लगातार। दूसरी हम बात करें ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का, जो वहाँ पर एक ये मान लिया गया कि केवल ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर किया जाए। जो फर्टिलाइज़र का उपयोग किया जाता था उनको बैन कर दिया गया। स्वास्थ्यगत दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए या अपने देश के लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ऐसा माना गया कि केवल हम ऑर्गेनिक खेती ही करेंगे, उर्वरकों का, रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। हालांकि काफ़ी अच्छी फसल उससे प्राप्त की गई, लेकिन देश की जनसंख्या को देखते हुए इतनी अच्छी ग्रोथ या इतने फसल का उत्पादन वहाँ पर नहीं किया जा सका जिससे पूरे देश के लोगों की आवश्यकता को, यानी खाद्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। एग्रीकल्चर की स्थिति केवल ऑर्गेनिक बेस्ड होने के कारण इतनी खराब होती गई कि जिन चीज़ों को, जिन खाद्य पदार्थों को श्रीलंका आयात नहीं करता था, धीरे धीरे उनको भी वो आयात करने लगा। बात करें अगर हम चीनी, चावल, दाल, इस तरह की आवश्यक खाद्य पदार्थों की, इसकी भी किल्लत श्रीलंका में होने लगी और आयात के लिए श्रीलंका को मजबूर होना पड़ा। निर्यात कम और आयात ज़्यादा, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि बहुत अच्छे प्रोडक्शन हो, बहुत अच्छी किस्म की वस्तुएं उत्पादित हो, कोई ब्रांड बन सके, ऐसा कोई प्रोडक्शन वहाँ पर नहीं था जिनका निर्यात किया जा सके। निर्यात को धीरे धीरे घटाता गया, लेकिन आयात को आवश्यकता के से भी ज़्यादा किया जाने लगा। ऐसी कंडीशन में विदेशी मुद्रा आती कम थी, जाती ज़्यादा थी।
और हमने देखा कि किस प्रकार विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम होता गया, यानी कि भुगतान संतुलन की जो स्थिति है वह प्रतिकूल होती गई, बिगड़ती गई। साथ ही साथ सबसे बड़ा एक कारण बना टैक्स कटौती। टैक्स रेट जो था वो लगातार कम कर दिया गया। टैक्स जो कि किसी भी देश के राजस्व का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन होता है। टैक्स के अभाव में अगर मिलता है, अगर टैक्स अगर सरकार को, तो वो जनता के कल्याण के लिए उसको खर्च करती है। लेकिन बिना टैक्स के लिए, बिना शुल्क लगाए कितने धन का अपव्यय कोई सरकार अपने देश की जनता के कल्याण के लिए कर सकती है। एक अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए लोगों को मुफ्त में सुविधाएं मुहैया कराना, कहीं ना कहीं ये जो विचारधारा थी काफी घातक सिद्ध हुई। तो ऐसे बहुत से कारण बने जिसने श्रीलंका के भुगतान संतुलन की जो स्थिति थी उसको पूरी तरीके से बिगाड़ दिया। तो किसी भी देश के सामने इस तरह की स्थिति ना आए, प्रत्येक देश में भुगतान संतुलन की स्थिति को बनाया रखा जा सके, इसके लिए हमको क्या करना होगा, क्यों जरूरी है भुगतान संतुलन की स्थिति को बनाए रखना, कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिससे भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाता है, इन सब विषय पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम देखते हैं भुगतान संतुलन क्या है, इसका विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने किस तरह से इस शब्द का प्रयोग किया है और किस तरह से हम इनकी परिभाषाओं का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो भुगतान संतुलन के अर्थ को कुछ इस प्रकार से समझाया जा सकता है। भुगतान संतुलन किसी देश के वस्तुओं के आयात और निर्यात और उनके मूल्य का संपूर्ण विवरण होता है, यानी दो देशों के मध्य किन किन वस्तुओं का आयात किया गया, किन किन वस्तुओं का निर्यात किया गया और उसमें किस मुद्रा का कितनी राशि का प्रयोग किया गया, इस सब का विवरण हम भुगतान संतुलन को मानते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह कि इसमें अन्य कई लेन देन यानी आयात निर्यात की जो वैल्यू होती है, जो मूल्य होता है, वो तो शामिल होता है, ये तो हम बार बार देख ही रहे हैं। लेकिन इसके अलावा इसमें कुछ अन्य मूल्य भी शामिल होते हैं, जैसे कि इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए जिन जिन डॉक्यूमेंट्स का हम प्रयोग करते हैं, उस पर हम जो खर्च करते हैं, उनके जो व्यय होते हैं, उनके जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी हमको भुगतान संतुलन के कंडीशन में देखने होते हैं। जैसे कि हम इन व्ययों पर एक नज़र डालें तो देखते हैं कि बीमा है, जहाजी किराया है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं उनमें हमको समुद्र के माध्यम से व्यापार करना होता है, तो जहाजी किराया देना होता है। ये जो प्रोडक्ट होते हैं जिनका आयात निर्यात किया जाता है बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, इनकी दूरी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनका इंश्योरेंस कराना भी बहुत ज़रूरी होता है। और जाहिर सी बात है क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापार की बात कर रहे हैं, तो इन पे जो इंश्योरेंस की वैल्यू होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तीसरा एक व्यय हम करते हैं यहाँ पर बैंकों का शुल्क, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हम कर रहे हैं तो बैंकों से मुद्रा का जो हस्तांतरण होता है, करेंसी जो ट्रांसफ़र होती है, हमारे देश की मुद्रा को अन्य देशों के मुद्रा में जब हम परिवर्तित करने की बात करते हैं तो वहाँ पर हमको बैंकों का सहारा लेना पड़ता है और बदले में कुछ शुल्क भी देना पड़ता है। तो ये भी वह जो है वो भुगतान संतुलन के अंतर्गत कैलकुलेट कर लिए जाते हैं। साथ में बहुत से जो ऋण संबंधी काम किए जाते हैं, विदेशों से लिए गए ऋण, इन पे जो ब्याज होता है, विदेशी विनियोग जो होते हैं उनके जो ब्याज होते हैं, साथ ही विनियोगों के कुछ लाभ होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिनको बोलते हैं, उस पे जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं या फिर प्रॉफिट जो हम गेन करते हैं, वो सारी चीज़ें भी इनमें जुड़ जाती हैं। पूंजी संबंधी जो स्थानांतरण होते हैं, पूंजीगत जो खरीद या बिक्री होती है, और साथ ही सेवाओं से संबंधित जो व्यापार होता है, उन सभी के आय व्यय को हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भुगतान संतुलन किसी देश की एक निश्चित समय में समस्त विदेशी लेन देनों का संपूर्ण विवरण होता है। अब अगर हम बात करें कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने भुगतान संतुलन को किस किस तरह से समझाया है, तो आइए हम भुगतान संतुलन की कुछ परिभाषाओं पर एक नज़र डालें। प्रोफेसर बेनहम के अनुसार किसी देश का भुगतान संतुलन किसी दिए हुए समय में संपूर्ण विश्व के साथ
उसके लेन देन का लेखा जोखा होता है। प्रोफेसर वॉल्टर क्रॉच के अनुसार भुगतान संतुलन किसी देश के निवासियों तथा शेष विश्व के निवासियों के बीच एक विशेष समय में सामान्यतया 1 वर्ष में किए गए समस्त आर्थिक लेन देन का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड है। प्रोफेसर किंडलबर्गर के अनुसार किसी देश का भुगतान संतुलन उस देश के नागरिकों तथा विदेशी देश के निवासियों के बीच एक निश्चित समयावधि में होने वाले समस्त आर्थिक लेन देन का क्रमबद्ध ब्यौरा है। तो आपने देखा कि विभिन्न विद्वानों ने भुगतान संतुलन के लिए अपनी अपनी विचारधाराएं किस किस तरह से व्यक्त की हैं। अब अगर हम बात करें कि वास्तव में ये भुगतान संतुलन क्या है, इसके अंतर्गत ये हमने देखा, लेकिन इसके अंतर्गत आयात और निर्यात की जाने वाली जो वस्तुएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो इसको हम यहाँ पर 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है दृश्य आयात निर्यात यानी विजिबल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, और दूसरा होता है अदृश्य आयात और निर्यात इनविजिबल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। जब हम बात करते हैं दृश्य आयात निर्यात की, विजिबल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट नाम से स्पष्ट है, जो दिखाई दे, वस्तुओं का आयात और निर्यात। सीधे सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि वस्तुओं का आयात और निर्यात जो होता है वो इसके अंतर्गत आता है, या हम कह सकते हैं कि उन वस्तुओं को इसमें शामिल किया जाता है जिनका लेखा बंदरगाह में रखे गए रजिस्टर में होता है, वास्तविक रूप से जिनका आयात निर्यात या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है, उसको हम दृश्य आयात निर्यात में शामिल करते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वर्ष भर किए गए आयात और निर्यात के मूल्य के आधार पर हम इनकी गणना करते हैं। दृश्य होते हैं ये, इसलिए हम इनको दृश्य आयात निर्यात के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं कि केवल वस्तुओं के आयात निर्यात को ही इसमें शामिल किया जाता है, क्योंकि सेवाओं का आयात निर्यात जो होता है वो अदृश्य आयात निर्यात यानी इनविजिबल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के अंतर्गत आता है। आपने सुना होगा कि बहुत सारी विदेशी कंपनियां हैं जो अपनी सेवाएं हमारे देश में देती हैं। अगर साधारण शब्दों में हम बात करें तो चिकित्सा के क्षेत्र में देखें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देखें या अन्य किसी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देखें, हम बहुत सारे डॉक्टर्स से कंसल्टेंट करते हैं जो हमारे देश के नहीं होते, विदेशों के होते हैं। बहुत सारे एजुकेटर ऐसे हैं जो अपनी सेवाएं विदेशों में भी देते हैं अपने देश के साथ साथ। बहुत सारे अन्य जो टेक्नोलॉजी जो होती है जो हमारे देशों में नहीं है, उनको हम दूसरे देशों से लेते हैं। उनके जो विशेषज्ञ होते हैं उनकी सेवाएं हम दूसरे देशों से लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल अन्य देशों से एजुकेटर की या टेक्नीशियंस की या फिर डॉक्टर्स की सेवाएं लेते हैं, बल्कि हम अपने देश के बहुत से डॉक्टर्स, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे टेक्नोलॉजी से संबंधित जो लोग होते हैं उनकी सेवाएं हम दूसरे देशों को भी देते हैं। तो वस्तु के अतिरिक्त इन सेवाओं का जो हस्तांतरण होता है आयात या निर्यात के रूप में, उसे हम अदृश्य आयात निर्यात इनविजिबल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के अंतर्गत शामिल करते हैं। बात जब हम भुगतान संतुलन की करते हैं तो भुगतान संतुलन के साथ साथ कहीं ना कहीं हमको व्यापार संतुलन को भी जान लेना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि व्यापार संतुलन क्या है। व्यापार संतुलन देखा जाए तो वास्तव में व्यापार के संतुलन के अंतर्गत किसी देश के आयात या निर्यात के अंतर को स्पष्ट करता है। ओवरऑल जब हम इसका अध्ययन करते हैं आयात निर्यात टोटल, तो हम उसको भुगतान संतुलन में इसका अध्ययन हम करते हैं। लेकिन हम जब बात दोनों के डिफरेंस की करते हैं, कैलकुलेशन हम बेस पे हम चले जाते हैं, डिफरेंस जब हम देखने की कोशिश करते हैं, तो ये तथ्य जो है वो व्यापार संतुलन में आ जाता है। दूसरा यहाँ हम देखते हैं कि अब किसी भी देश का व्यापार या तो अनुकूल होगा या फिर प्रतिकूल होगा। अनुकूल होगा यानी कि अच्छा खासा हम निर्यात भी कर रहे होंगे, विदेशी मुद्रा भी हमारे पास आ रही होगी और हम अपनी ज़रूरत की चीज़ों का आयात भी कर रहे होंगे, यानी हमारा जो व्यापार है वो अनुकूल है। दूसरी परिस्थिति आ सकती है जब प्रतिकूल हो, यानी कि
ज़रूरत या फिर हो सकता है गैर ज़रूरती हो, लेकिन कहीं ना कहीं आयात हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, निर्यात हम कम कर रहे हैं, यानी प्रतिकूल परिस्थिति व्यापार संतुलन की बन रही है। व्यापार संतुलन के इन स्थितियों के बारे में प्रोफेसर बेनहम की हम राय जाने तो इन्होंने कहा है कि एक देश का व्यापार संतुलन वह संबंध है जो किसी एक निश्चित अवधि के लिए उसके आयात एवं निर्यातों के मूल्य के बीच होता है। यानी ये भी यही मानते हैं कि अगर हम व्यापार संतुलन की बात करते हैं तो हमको आयात और निर्यात के बीच का जो गैप है उसको देखना पड़ेगा कि दोनों में अंतर क्या है, कौन सा बढ़ा है कौन सा घटा है। कुल मिलाकर ये पता लगा ले कि प्रतिकूल स्थिति है कि अनुकूल स्थिति है। अब इस आधार पर हम व्यापार संतुलन को लगभग भुगतान संतुलन के समकक्ष साथ साथ ही देखते हैं, लेकिन फिर भी हमने देखा कि इनमें कुछ अंतर भी हैं। तो आइए देखते हैं कि व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में बिंदुवार हम अंतर किस तरह से स्पष्ट कर सकते हैं। भुगतान संतुलन एवं व्यापार संतुलन में अंतर। पहला, व्यापार संतुलन में आयात निर्यात की जाने वाली दृश्य मदों को ही शामिल किया जाता है, जबकि भुगतान संतुलन में दृश्य मदों के साथ साथ अदृश्य मदों को भी शामिल किया जाता है। दूसरा, व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का एक भाग है, जबकि भुगतान संतुलन की धारणा अधिक व्यापक होती है। तीसरा, किसी देश का व्यापार संतुलन पक्ष में न होना कोई अधिक चिंता का विषय नहीं है, जबकि यदि भुगतान संतुलन पक्ष में नहीं है तो यह चिंता का विषय है। चौथा, व्यापार संतुलन अनुकूल या प्रतिकूल हो सकता है, जबकि भुगतान संतुलन सदा ही संतुलित रहता है। पांचवा, व्यापार संतुलन में केवल आयात निर्यात को ही महत्व दिया जाता है, जबकि भुगतान संतुलन में आयात व निर्यात के अतिरिक्त पूंजीगत लेन देन भी सम्मिलित रहते हैं। छठवां, किसी भी देश का व्यापार संतुलन पक्ष या विपक्ष में हो सकता है, लेकिन उसका भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है। सातवां, व्यापार संतुलन में केवल विदेशी व्यापार के दिखने वाली मदों को ही शामिल किया जाता है, जबकि भुगतान संतुलन में सभी दृश्य व अदृश्य वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं। आठवां, व्यापार संतुलन के पक्ष या विपक्ष का देश की अर्थव्यवस्था पर अन्य बातों के समान रहने पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि भुगतान संतुलन की असाम्यता का देश की अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष एवं व्यापक प्रभाव पड़ता है। नौवां, व्यापार शेष संतुलित, अनुकूल या प्रतिकूल हो सकता है, जबकि भुगतान शेष सदैव संतुलित होता है। 10वां, व्यापार संतुलन भुगतान स्थिति का आर्थिक विश्लेषण है, जबकि भुगतान संतुलन किसी देश की भुगतान स्थिति का संपूर्ण विश्लेषण है। 11वां, व्यापार संतुलन का आर्थिक विश्लेषणों के निर्णयों से कम उपयोग होता है। इसके विपरीत भुगतान संतुलन का आर्थिक विश्लेषणों एवं निर्णयों में अधिक उपयोग होता है। 12वां, व्यापार संतुलन का भुगतान संतुलन की तुलना में कम महत्व होता है। इसके विपरीत भुगतान संतुलन का व्यापार संतुलन से अधिक महत्व होता है, क्योंकि यह देश की स्थिति पर अधिक प्रकाश डालता है। व्यापार संतुलन के बारे में हमने जाना, भुगतान संतुलन के बारे में भी हम लगभग जान चुके हैं, अर्थ को और परिभाषाओं को तो लगभग समझ ही चुके हैं।